अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं हो रहे ट्रांजिट गोचर की, यानी कि जो मंगल और राहु की युति रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में होने वाली है, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या यह युति खराब होती है? ये युति आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। राहु जो प्लैनेट है, वो आपके अंदर जो भी जिस जिस ग्रह के साथ वो बैठता है, उस ग्रह के कारकत्वों में इजाफा करता है, बढ़ोतरी लाता है। और मंगल जो है, वो गुस्से का, वो आपके एनर्जी क्वोशंट को बताता है। वो आपके कार्य करने की शक्ति उसको दर्शाता है। और वो आपके अंदर जो एक कर काम करने की, हड़बड़ा कर काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है, उसको भी बताता है। जब राहु और मंगल एक साथ बैठते हैं, तो इन चीजों को वो बढ़ा देता है। राहु मंगल की इन चीजों को बढ़ा देता है। साथ में राहु जो है, वो आपको जीवन में कुछ सिखाने, कुछ समझाने एक पर्टिकुलर स्थान पर बैठता है। मंगल जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है, का कारक है। और मंगल को हम भूमि कारक भी कहते हैं। तो इन विषयों पर राहु आपको समझाना सिखाना चाहता है। वो ये सिखाना चाहता है कि आप इनसे झगड़ा न करें, या इनको लेकर इतने ऑब्सेस्ड, या यदि इन चीजों के लिए आपको झगड़ा करना पड़े या लड़ाई करनी पड़े, या इन लोगों के साथ आपके कोई आपसी मतभेद हो, तो उसको किस तरह से आप अपने कर्म को पूरा करें, क्योंकि राहु बताता है कि आपका पेंडिंग कर्मा क्या है। तो आप उन लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें, और बिना लड़ाई लड़ाई झगड़ा किए इन सब चीजों को कैसे सुलझाएं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो चीज हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, वही हम करते भी आगे भी वैसे ही काम करते जाते हैं। तो अनचाहो न चाहते हुए भी हम ये काम, यानी कि लड़ाई झगड़ा, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर भाई बहनों के साथ, या अपने पराक्रम में कुछ एक्स्ट्रा उत्तेजित होकर और ये लड़ाई करना किसी के साथ, या अपना दबदबा मनवाने की कोशिश करना, ये सारी चीजें हम अनचाहे या अनकॉन्शियसली करते रहते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि हर लग्न के लिए ये किस तरह से सामने आता है। लेकिन जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं, तो कुछ चीज हमको ध्यान देनी बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहले ये देखें कि कोई भी ट्रांजिट बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपके चार्ट में दिखाने के लिए, वो योग आपके चार्ट में, नेटल चार्ट में होना बहुत जरूरी है। यानी कि यदि हम अंगारकाय योग, जो कि राहु और मंगल से बनता है, राहु केतु के बारे में भी लोगों ने मुझसे पूछा है, लेकिन राहु केतु जो है वो अंगारकाय योग नहीं बनाते। केतु को खुजावत कहा गया है, यानी कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो मंगल के जैसे होते हैं। दोनों फायरी प्लैनेट है, और दोनों जो है आग को बढ़ाते हैं। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट माना गया है, आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, आपको उन्नति और विकास भी देता है। तो यदि किसी का मंगल और केतु साथ में बैठा हो, तो ये हो सकता है कि उसके धन संपत्ति में, खासकर लैंडेड प्रॉपर्टी में बहुत उन्नति हो। वो व्यक्ति अपने सिद्धांतों का बहुत पक्का हो, और उन्हीं पर चलता रहे, और उनको लेकर जीवन में जो भी लड़ाइयाँ हो वो लड़े, यानी कि वो एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो सकता है। और धन संपदा भी उसके पास अच्छी खासी हो। अब हम राहु की ओर, और राहु मंगल की युति, यानी कि अंगारकाय योग की ओर आते हैं। अंगारक योग में राहु जो है उसको धुआं बोला गया है, और आग यानी कि आपका अंगारक, यानी कि मंगल कहा गया है। तो इस आग को और बढ़ाना और उसमें धुआं उत्पन्न करना, ये एक तरह की ये युति बताती है। अब जब हम ट्रांजिट की बात कर रहे थे, गोचर की बात कर रहे थे, तो ये तीन चीजें जो हम मैंने आपको बताई कि देखना बहुत जरूरी है, कि सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में क्या राहु और मंगल का कोई भी कनेक्शन है। चाहे वो पोजीशन हो, एक साथ वो बैठे हों, चाहे वो एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हों, या अम, जो मंगल अपनी दृष्टि से राहु को दृष्ट कर रहा हो, या राहु मंगल को दृष्ट कर रहा हो, या फिर वो एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों। तो ये तीन चार तरह से इनकी, एक तरह से इनका एक संबंध डेवलप होता है। फिर
कि आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर इन दोनों प्लैनेट्स को की है, प्लैनेट्स को दर्शाती है, क्या किसी भी तरह से इन प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। यदि ये दोनों बातें आपकी कुंडली में और करंट दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर में लगती हैं, तो ये गोचर में हो रहा 18 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, क्योंकि गोचर के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग आने के लिए जब दोनों ग्रह आस-पास होते हैं, परस्पर संबंध इनका बहुत स्ट्रांग बनता है। ऐसी स्थिति में ये गोचर के रिजल्ट्स बहुत सुंदर और बहुत ही गंभीर रूप से भी हमको दे सकते हैं। लेकिन यदि केवल गोचर में ये हो रहा है और आपके चार्ट से ना दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर से, ना ही आपके नेटल चार्ट में ये योग दिखाई देता है, तो वो आपको पीड़ा तो देगा, लेकिन कुछ ही अंतराल के लिए देगा, स्पेशली उस समय जब चंद्रमा इस ऋषभ राशि पर से जा रहा होगा, तो आपकी मनस्थिति को जो है वो उग्र कर सकता है, आपको चिंताएँ दे सकता है, चिंताओं को लेकर आप में कंपन हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको रोना आ सकता है, या आपके ऑब्सेशंस बढ़ सकते हैं उनको लेकर। लेकिन उसके बाद वो सारा खेल ठंडा हो जाता है। लेकिन यदि दशा अंतर्दशा गोचर में के साथ देती है और साथ में पीएससी यानी कि पोजीशन एस्पेक्ट और कंजंक्शन भी दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अब कुछ लग्नों के, 2 लग्नों के लिए, यानी कि कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन दोनों लग्नों के लिए मंगल जो है वो योग कारक भी है, और सिंह लग्न वालों के लिए स्पेशली मंगल अभी 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मंगल आपको उन चीजों को लेके उत्तेजना देगी, लेकिन यदि आप ध्यान रखें कि आप ऑब्सेस्ड नहीं हो जाएंगे, इसी में इतने गुल नहीं हो जाएंगे कि आप बाकी सारी दुनिया भूल जाएं, तो ये आपको अच्छे फल देने के लिए भी सक्षम है। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर लग्न वालों के लिए ये गोचर क्या फल देता है। तो मेष लग्न वालों के लिए लग्नेश और अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ऋषभ राशि में राहु के साथ विद्यमान है। ऐसी स्थिति में ये आपको संकेत देता है कि आपको अपने परिवार के साथ अपनी बोलचाल की भाषा एकदम सही रखनी चाहिए। बोलचाल में आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और साथ ही आपका जो अष्टम भाव को राहु देख रहा है, तो हो सकता है कि आपके मन में आपके पति या पत्नी के जो धन संपत्ति है उसको लेकर कहीं कोई उधेड़-बुन चल रही हो, और परिवार वालों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये भी आपको ये भी आपको बहुत सही ढंग से इसका आचरण करके चलना चाहिए। मंगल आपके लग्नेश और अष्टमेश होने के साथ द्वितीय भाव में राहु के साथ रोहिणी नक्षत्र में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में ये मंगल आपके अंदर उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, आपकी वाणी में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, और आपको चिंताएं दे सकते हैं अपने एवं आपके स्पाउस की जो धन संपत्ति है, ये परिवार वाले हैं उनके बारे में। अपनी वाणी को शांत रखें, उस पर एक कड़ी नजर और एक अंकुश रखें, ताकि आप अपना बिगाड़ा ना करें, और साथ ही हो सके तो मौन रहने का और कॉन्टम्पलेशन यानी कि सोच विचार करके बोलना और कुछ कार्य करने पर ध्यान दें। मंगल क्योंकि लग्नेश है, और आपका लग्न प्रधान होने के कारण आप रैशली कोई काम, हड़बड़ी में कोई काम ऐसा ना करें जिसको लेकर आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। ऋषभ लग्न वालों के लिए ये लग्न पर युति होती है राहु और मंगल की। मंगल जो है वो सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का भी स्वामी है। आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण होना चाहिए, खासकर जो आप दूसरों के सामने खर्च करते हैं या शो ऑफ करने के लिए खर्च करते हैं, इससे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न पर हो और राहु के साथ हो, तो हमें बहुत एहतियात बरतना चाहिए कि हम अपने स्पाउस के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये झगड़े आगे चलकर कहीं आपको बहुत एक्सपेंसिव ना पड़े, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी होने के कारण ये आपको मतभेद, मनमुटाव और अलगाव भी देने के लिए सक्षम है। यदि हम जेमिनी
लग्न के बारे में बात करें तो ऐसी स्थिति में मिथुन वालों के लिए राहु जो है वो द्वादश भाव में, मंगल षष्टमेश और एकादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में उसके साथ बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपके, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि खर्चों का बोलबाला ज़्यादा है। इनकम भी आपको तभी आएगी जब अच्छा खर्च आप करेंगे। आपको अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ एहतियात बरतना चाहिए। आपको उनके साथ सही ढंग से व्यवहार करना चाहिए। ये हो सकता है कि यदि आपने उनके साथ व्यवहार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे या उनके साथ झगड़ा आदि किया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, वो भी अलगाव हो सकता है। क्योंकि षष्ठम भाव आपकी बीमारी का भाव होता है और द्वादश भाव हॉस्पिटल्स का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल्स पर भी आपका खर्चा हो सकता है। किसी बीमारी को दूर रखने के लिए मेरा मानना है कि यदि हम हॉस्पिटल में दान कर दें, क्योंकि द्वादश भाव दान का भी भाव होता है, यदि हम एकादश भाव यानी कि पैसा जो वित्त है उसका कहीं दान करें, तो ऐसी स्थिति में ये एनर्जी वहाँ काम आ जाती है। खासकर ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई मशीन के लिए भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि राहु मशीन और कलपुर्जों को भी बताता है। कैंसर लग्न वालों के लिए राहु जो है मंगल के साथ एकादश भाव में विद्यमान है। कर्क लग्न वालों के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मंगल जो है वो योग कारक भी है। यहाँ पर बाधक स्थान पर बैठने के कारण आपको अपने बीपी आदि इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, और गुस्सा खासकर अपने फ्रेंड सर्कल में या पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आपको संभाल कर बात करना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यहाँ एकादश दशम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठता है तो आपको वित्त दिलाता है। आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी आएँगे जहाँ पर आपको अपना धन कमाने के लिए या वित्त कमाने के लिए एक्स्ट्रा अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई देंगे। इन अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, लेकिन पंचम भाव जो है वो बताता है कि सोच समझ कर अपनी जो विद्या है या जो भी नॉलेज आपने ली है, उस पर अमल करके और ये देखकर कि प्रैक्टिकली ये धन कमाने के जो ये साधन है, क्या ये सही है या केवल एक छलावा है जो कि आपको और प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। तो इस पर एक बार गौर करके और केवल एक तरह से फ़ोकस्ड धन कमाने पर फ़ोकस्ड ना होकर चारों ओर से किसी भी स्कीम को पढ़कर आगे बढ़ें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात हो सकती है। एक नई अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है और साथ ही अपने सारे एरियाज़ भी सिक्योर कर लिए, ये भी हो सकता है। जब हम सिंह लग्न वालों के लिए बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि ये टाइम है कि आप अपने काम में बढ़ोतरी देखकर अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जिसके कारण आपका चतुर्थ भाव जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और किसी भी चीज़ अति सर्वत्र वर्जते, तो किसी भी चीज़ के लिए आप यदि ऑब्सेस्ड होंगे तो वो चीज़ कहीं न कहीं जाकर आपके लिए मेल्ट डाउन का कारण बनेगी। तो इस बात को आप जानें और अपने आप को फोकस में रखें, लेकिन ऑब्सेस्ड ना हो, क्योंकि राहु मंगल दोनों किसी भी चीज में ऑब्सेशन देने के लिए बहुत सक्षम हैं। नवमेश यदि राहु के साथ है दशम भाव में, तो आपके बॉस या आपके कोई भी सुपीरियर के साथ आपका माथा लगना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जब आपको मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है आपके चार्ट में, तो आप उनसे सतर्क होकर ही बात करें या अपनी कोई राय या अपनी सलाह सामने रखें। कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए अष्टम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में विद्यमान है। आपको अपनी बोली पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो तृतीय भाव को भी दर्शाता है, और नवम भाव में होने के कारण किसी भी बड़े के साथ आपका माथा लगने की पूरी पूरी संभावना है। अष्टम मेष होने के कारण अचानक कभी भी वो कार्य आपके सामने आ सकता है, लेकिन तृतीय भाव और अष्टम भाव का जो एक और बहुत सुंदर सूत्र है कि वो आपके मानसिकता पर और आपकी कलात्मक शक्तियों पर ध्यान देता है, जिससे कि आप बहुत कुछ सोच सकते हैं और अपने दिमाग के जो कलपुर्जे हैं उनको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अष्टमेश होने के कारण आप शोध बहुत अच्छा कर सकते हैं। मंगल जो है आपको वो शक्ति देता है कि आप अब शोध में अपना ऊर्जा का
पूरा उपयोग करें। राहु हो सकता है आपको मेहनत करवाए, कहीं-कहीं आपको भटकाए, लेकिन जब ये आप उस पर पूरी तरह से तन्मयता से काम करने लगेंगे, तो वो राहु आपको बहुत सारी क्लूज़ भी देने लगता है। दुर्गा जी की पूजा, उपासना अ, वर्गों यानी कन्या लग्न वालों के लिए और साथ ही तुला लग्न वालों के लिए अनिवार्य हो जाती है इस समय। तुला लग्न वालों के लिए ये मंगल और राहु द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ अष्टम भाव में। अष्टम भाव आपकी साधना का भाव है। अष्टम भाव आपके ससुराल वालों का भाव भी है और अष्टम भाव अकस्मात होने वाली गतिविधियों का भी भाव है। अकस्मात गतिविधियां राहु भी बताता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ हो सकता है कि कुछ कोई भी इवेंट द्वितीय भाव या सप्तम भाव को लेकर अकस्मात आपके जीवन में आ जाए। लेकिन इसका जो इस इवेंट को सुंदर बनाना या इस इवेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको माता, क्योंकि राहु और मंगल दोनों मातृशक्ति का भी प्रतीक करते हैं, तो आप यदि देवी का स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे, अध्ययन करेंगे और क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है जो कि आपसे कॉन्टेम्पलेशन यानी कि चित्त को एकाग्र करके और सोचना विचारने की क्षमता देता है और मांगता भी है कि आप ये काम करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी को बहुत सारे रहस्य स्वतः ही आपके सामने खुलकर आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन क्या लाता है। लग्नेश और षष्ठेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, वो भी मंगल होकर और राहु के साथ, तो अपने स्वजन, खासकर अपने स्पाउस के साथ किसी का भी मतभेद होना या फिर जोर जोर से बातचीत होना, ये बहुत ही स्वाभाविक होता है। राहु जो है वो अ, आपको झगड़े करवाता है या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स से अ, अलगाव करवाता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी बात को जब भी किसी के सामने रखें, चाहे वो प्रोफेशनल पार्टनर्स हो या पर्सनल पार्टनर्स, बहुत स्पष्ट रूप से लेकिन धीमे स्वर में सामने रखें। ऐसे करने से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। इस समय किसी से भी ऋण लेते समय बहुत सचेत रहें और डॉक्यूमेंट्स को भली भांति पढ़ें। आप किसी पर भी कोर्ट केस करने से पहले या कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले जिससे कि किसी और को आघात पहुंचे, कुछ सोचें और फिर सही डिसीजन लेकर आगे बढ़े। जब हम शनि अ, जब हम धनु लग्न वालों के लिए बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धनु लग्न वालों के लिए पंचमेश और द्वितीयेश जो है वो षष्ठम भाव में राहु के साथ विद्यमान है। मंगल जो है वो पंचमेश होने के कारण बच्चों के लिए आपको बहुत चिंता दिलाता है और बच्चों से झगड़ा और बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की पूरी पूरी संभावना भी राहु क्रिएट करता है। आपके बच्चे हो सकता है कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहें जो कि उनको बाहर ले जा सकता है, तो ये उनको आपको करने देना चाहिए, उनको स्वतंत्र बनने देना चाहिए। ये एनर्जी आप उसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। बच्चों के खर्चों को लेकर भी आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं या बच्चों की आदतें उनको वो भी आपको चिंतित कर सकती हैं। उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करके बैठकर यदि हम बात करें, काम सुलझाने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बहुत सही होगा। धनु लग्न वालों के लिए एक बात और, यदि आपके लिए कोई लव इंटरेस्ट लाइफ में आ रहा है, तो उनके साथ आप यदि आपका लव इंटरेस्ट है या आपका कोई अफेयर है, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ भी आप अ, अपनी अपनी बातें जो हैं या कोई भी विषय पर ऐसी बात ना करें जो कि झगड़ा या फसाद क्रिएट कर दे, स्पेशली जब चंद्रमा का गोचर हो रहा हो उन 3-4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, क्योंकि चंद्रमा आपका अष्टमेश भी है, तो अचानक कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्षम है। मकर लग्न वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए ये आपका पंचम भाव में ये युति होती है, अंगारक योग उत्पन्न होता है या गोचर में दिखाई देता है और मंगल जो है वो आपका चतुर्थ भाव का और एकादश भाव का स्वामी है।
पंचम भाव आपकी इनकम का भाव है, जो कि शॉर्ट टर्म इनकम का भाव है। वो लोग जो कि शेयर मार्केट में काफ़ी इनकम लगाते हैं और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर अपनी जो ट्रेडिंग है वो बेस करते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बहुत ही सतर्क होना चाहिए और ऑब्सेशन कि कोई भी तेज़ी आ रही है, मंदी आ रही है, उसको लेकर आप ऑब्सेस्ड होकर काम करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिक्स्ड इनकम्स पे थोड़े समय के लिए, स्पेशली 18 अप्रैल मार्च से लेके 2 अप्रैल तक का समय है, तो उसमें सतर्कता बरतें। फिर आपको फिर जिस हिसाब से आप करते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका अफेयर है, लव इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर जैसे मैंने धनु लग्न वालों के लिए कहा, आपके लिए भी कहूँगी कि आप उसको सोच समझ कर आगे बढ़ाएँ और साथ ही बात करते समय या किसी भी तरह की डिस्कशन करते समय ये ध्यान दें कि आप कभी भी हीटेड डिस्कशन की ओर न बढ़ें। लड़ाई झगड़ा जहाँ शुरू होना हो, वो होने लगे आप एक कदम पीछे ले लेंगे तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और ये चीज़ आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल के लिए भी लागू होती है। बच्चों के साथ जो लोग बच्चों के साथ के लिए बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव होते हैं, उनको भी अपने बच्चों के प्रति जो मोह है, उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुंभ लग्न वालों के लिए ये युति जो है वो चतुर्थ भाव में हो रही है। मंगल आपका तृतीय भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में विद्यमान है राहु के साथ। ये मंगल आपको राहु के साथ परेशानियां दिला सकता है, ये सोच में कि आपके पारिवारिक सुख या घर का जो वातावरण है वो थोड़ा सा टेंस कर सकता है, जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल हो। साथ ही आपको कोई बैंकिंग का इशू आ सकता है या फिर आपके घर में आपको ये परेशानियां, क्योंकि कीटाणु आदि की परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु जो है वो टर्माइट्स आदि इन सब के बारे में भी बताता है। दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होने के कारण वर्क फ्रॉम होम जो आजकल एक नया नॉर्मल बना हुआ है, उसके कारण भी आपको बहुत टेंशन्स हो सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में है तो छोटे भाई बहनों के साथ घर में झगड़ा झमेला होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान से समझें और उसके बाद ही कोई एक स्टेप सोच समझ के लें, ताकि आप सही निर्णय करें, रिएक्टिव निर्णय न लें। लास्ट में हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव और नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसको बताता है। तो लोगों से बात करते हुए, अपने आप को प्रेजेंट करते हुए लोगों के सामने अपना जो व्यवहार और बात करने का ढंग है, इन चीजों पर ध्यान दें। इनको रूखा या चिड़चिड़ा स्वभाव, आप स्वभाव के हिसाब से इन्हें रूखा या चिड़चिड़ा न बनाएं, ताकि लोग आपको किसी भी तरह से बदनाम ना कर सकें या आपके बारे में कुछ बुरा ना बोलें। साथ ही द्वितीय भाव जो है वो आपके वित्त का भाव है, आपके पढ़ने का भाव है और आपके परिवार का भाव है। वहाँ उन लोगों के साथ या उसमें कहीं ऊपर नीचे होने के कारण आप चिड़चिड़े हो सकते हैं या आप बौखला सकते हैं। अपने मन को, अ, अपने चित्त को शांत करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे और किसी भी चीज़ के न होने से आप बुरी तरह से नहीं बौखलाएँगे और सोचने के बाद, समझने के बाद यदि कोई स्टेप लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार रखें और उनका परामर्श भी आपको अच्छे से काम कर सकता है। तो डेफ़िनेटली ये दिनों में, चाहे वो 12 तारीख चाहे वो 18 मार्च से लेकर 2 अप्रैल हो, इस समय में थोड़े से अपने ऊपर नियंत्रण रखने के साथ-साथ एक अवेयरनेस लाएँ अपने लाइफ में, जिसके कारण आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अच्छे से सॉल्व होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है, वो हमारे को सीखने और सिखाने का मौका डेफ़िनेटली देता है। जिस प्लैनेट पे बैठ के साथ बैठता है, जिस नक्षत्र में बैठता है,
वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका देता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और साथ ही हमें लिख के बताएँ कि ये ट्रांज़िट आपके लिए कैसा गुज़रा। फिर मिलेंगे, तब Please तक hit के the लिए bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share, and comment on the videos, and please subscribe to our channel.